A very good morning, everyone. Today I am here to present a lecture on the topic barriers to effective communication. Dear students, as you know that during our communication there are so many barriers which affects our effective communication. मीन्स हमारी बातचीत तो होती है, हम बातचीत करते हैं, लेकिन बातचीत करते समय हमारे सामने बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, बहुत सारी बाधाएं, रुकावटें आती हैं, जिसकी वजह से हम प्रायः सही मैसेज को नहीं समझ पाते हैं और या तो कभी कभी अपने हिसाब से समझ लेते हैं कि शायद इसने ये कहा, शायद उसने वो कहा, या कुछ अपने हिसाब से उसमें जोड़ लेते हैं। एक्चुअल में जो अगला कहना चाह रहा था वो क्या कहना चाह रहा था, क्या मैं वही बिल्कुल ठीक उसी भाव के साथ उसके उसी बात को मैं समझ पाया हूँ या नहीं। तो कम्युनिकेशन में ये बहुत मायने रखता है। और यदि कम्युनिकेशन हुआ, बातचीत हुई, किसी ने कुछ कहा हमसे, सपोज फॉर एग्जांपल उसने कहा आपका क्या नाम है, तो उसी समय कोई ट्रक सामने से आ जाए या ट्रक की आवाज़ आ जाए, वो मुझसे मेरा नाम पूछ रहा था, नाम ना समझने के बजाय हमने ये समझ लिया कि आपका क्या काम है, तो हो सकता है हम बुरा भी मान जाए कि ये हमसे क्यों कह रहे हैं आपका क्या काम है, वो जबकि कह रहा आपका क्या नाम है। किसी आवाज़ की वजह से, चाहे वो कंस्ट्रक्शनल साउंड हो, कोई बिल्डिंग का निर्माण आसपास हो रहा हो, अचानक बारिश होने लगे, तो हमारा कम्युनिकेशन प्रभावित हो जाता है। हम बातचीत कर रहे हैं, अचानक कोई मोबाइल में गाना लगा दे, कोई टीवी चला दे, कोई दो लोग सामने से आए गए चले गए, या किसी प्रकार का कुछ भावनात्मक बैरियर भी हो सकता है। भावनात्मक बैरियर इस समय कि हम अपने अन्य विचारों में खोए हुए हैं और अगला हमसे कोई बातचीत कर रहा है, और बातचीत करते समय जो वो कहना चाह रहा है शायद वो कह नहीं पा रहा है, अगर वो विचारों में खोया हुआ है। हम किसी प्रकार के नेगेटिव या पॉजिटिव विचारों में खोए हुए हैं, तो शायद हम जो कहना चाह रहे हैं जिस प्रकार से आपको कन्वे करने के लिए, तो हम उस बात को उस हिसाब से आपसे कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी बाधाएं हमारे कम्युनिकेशन में या कम्युनिकेशन करने के दौरान सामने उत्पन्न होती हैं। तो हम लोग इस लेक्चर में इसमें देखेंगे कि वो कौन सी रुकावटें हैं, वो कौन सी बाधाएं हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को प्रभावित करती हैं, जिसकी वजह से हम सही बातचीत को ना समझकर कभी कभी बातचीत से थोड़ा बहुत मिलते जुलते या किसी अन्य प्रकार की बातचीत को हम समझ जाते हैं कि अगले का शायद ये मैसेज था या वो मैसेज था। तो इस लेक्चर में हम लोग इस पर विशेष फोकस करेंगे कि आखिर जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारे कम्युनिकेशन के दौरान वो कौन सी बाधाएं हैं जो हमारे सामने आती हैं। लेट्स सी। वी सी बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। We have content. In content we see, number one, what is communication and barriers. Then we have types of barriers. We have factors causing barriers, how to overcome barriers, purpose of communication, and conclusion. The first slide. What is communication and barrier? Communication, the exchange of information and ideas between the sender and receiver through an expected code of symbol. Let me explain you how it is done with an expected code of symbol. This is the mobile in my hand. मेरे हाथ में इस समय मोबाइल है, मैं आपको कुछ मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, तो मीडियम क्या है? मोबाइल है। मोबाइल में मैंने कुछ टाइप किया, वो आपके पास पहुँचा। टाइप करते समय हमने मैसेज को एनकोड किया, जब आपने उसको रिसीव किया आपने मैसेज को डिकोड किया, फीडबैक लिया, फीडबैक लेने के बाद आपने रिस्पॉन्स किया। जब मैं मैसेज आपको दे रहा था तो मैं सेंडर था, जब आप मैसेज अब हमको दे रहे हैं एक रिस्पॉन्स के फॉर्म में, तब आप सेंडर हो जाते हैं, हम रिसीवर हो जाते हैं। पहले हम सेंडर थे, आप रिसीवर थे। तो ये है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ideas and knowledge between sender and receiver through an accepted code of symbol. So this is called communication. Communication means to share an ideas, views, sentiments, emotion, thoughts, etc. Now फर्स्ट सबसे पहले हमने देखा कि कम्युनिकेशन क्या है, अब हम देख रहे हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होता है जब हम किसी के द्वारा कही गई बात को अश्रद्धा
बिल्कुल एज इट इज फॉर्म में, इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, जो वो कहना चाह रहा है, जो उसका मनोभाव है, एग्जैक्टली जब उसी प्रकार से हम बातचीत को समझते हैं तो उस कम्युनिकेशन को हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमें ये कोशिश करनी चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, तो हमें एम्बिग्विटी को अवॉइड करना चाहिए। एम्बिग्विटी मतलब है डबल मीनिंग वर्ड्स को अवॉइड करना चाहिए, डबल सेंस सेंटेंसेस को अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हमारी बातचीत में पूरी क्लैरिटी हो, हम जो बात कह रहे हैं वो एम्बिग्विटी से फ्री है। मीन्स इट इज डन व्हेन मैसेज इज कन्वेड क्लियरली एंड अनएम्बिगुअसली। तो इसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के दौरान कुछ बाधाएं आती हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं बैरियर्स। तो बैरियर्स का मतलब क्या है? एन ऑब्स्टिकल्स, जो बाधाएं रुकावटें हमारे सामने आती हैं जिनको हम फेस करते हैं व्हेन अटेम्प्टिंग टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद अनदर पर्सन। जब हम किसी अन्य पर्सन से बातचीत कर रहे होते हैं तो बातचीत करते समय जो भी किसी भी प्रकार की बाधाएं हमारे सामने होती हैं वो एक बैरियर का ही फॉर्म होती हैं, बैरियर का ही रूप लेती हैं। नाउ कम्युनिकेशन बैरियर। तो कम्युनिकेशन बैरियर एक्चुअल में है क्या? सो कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स टू पार्टीज, द सेंडर एंड द रिसीवर। ये हमको पता है कि बातचीत करने के लिए दो या दो से अधिक लोगों की आवश्यकता है। वो बात अलग है कि हम अपने आप से भी बातचीत करते हैं जहां मुझे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो वो उस प्रकार की बातचीत होती है उसको हम लोग कहते हैं इंट्रापर्सनल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब जब हम स्वयं से बात करते हैं, मन में कुछ विचार करते हैं, विचार करते समय उसका क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन का फिर हम आंसर बनाते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे आइडियाज आते जाते रहते हैं, तो वो एक अलग बात है। उस पर अभी हम बाद में किसी अन्य अपने लेक्चर में चर्चा करेंगे कि इंट्रापर्सनल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। लेकिन यहाँ जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का मतलब है कि इट इज डन in between two parties, means two or more than two persons are required, means one should be the sender and another one should be the receiver. So आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि if a message transmitted by the sender reaches the receiver in its original form and spirit, the communication is successful, and if it fails to do so, it is called miscommunication. अगर हमारे द्वारा कही गई बातचीत, जो मैं आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ, वो किसी भी फॉर्म में थोड़ा भी पिन पॉइंट भी यदि डिस्टर्ब हो गई और उस तरीके से बात आपके सामने ना पहुंची, तो और मतलब पहुंचते किसी प्रकार की कोई बाधा आ गई, बाधा किसी प्रकार की, जैसा कि मैंने अभी बताया, हो सकता है आसमान में बिजली चमकने लगे, कोई गाड़ी बस आ जाए, कोई कुत्ता भौंकने लगे, अचानक सब्जी वाला आ जाए, हम किसी बात से यदि डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और हमारी बात किसी भी बात से फेल हो रही है, तो वो कम्युनिकेशन नहीं होता है, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता, वो मिस कम्युनिकेशन कहला जाता है कि हम आपकी बातचीत को ठीक से समझ नहीं पाए। प्रायः हम लोग आपस में इस बात को इस तरह से कहते हैं कि मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया, चाहे भावनात्मक रूप से वो बाधा आई हो, चाहे किसी प्रकार से आई हो। तो हम कहते हैं क्या सॉरी, क्या आप फिर से अपनी बात को कहेंगे? सॉरी आई डेंट अंडरस्टैंड, सॉरी आई डेंट फॉलो यू, क्या आप कृपया पुनः अपनी बात को स्पष्ट करेंगे? इस तरीके से हम कहते हैं। तो नीचे देखते हैं कि द फैक्टर्स विच में कॉज मिस कम्युनिकेशन आर कॉल्ड बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। वो फैक्टर्स, वो जो भी पॉइंट्स, जो भी पहलू होते हैं, जो भी बिंदु होते हैं, जो भी कारण होता है जिनकी वजह से मिस कम्युनिकेशन होता है, तो हम उसको कहते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो मुझे लग रहा है कि अब ये बात क्लियर हो गई है कि बैरियर्स टू अवर कम्युनिकेशन और बैरियर्स टू अवर इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बैरियर्स। अब बैरियर हैं तो कितने प्रकार के हैं? जैसे कि पहला है फिजिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, इमोशनल बैरियर, जेंडर बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, परसेप्चुअल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर सबसे पहला क्या है हमारा? फिजिकल बैरियर। तो हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज फिजिकल बैरियर। Here we see the barrier which may cause by the senders or the receivers physical constraint are known as physical barriers. I repeat my dear students here, वो बाधाएं which may cause बाय द सेंडर्स और द रिसीवर, चाहे वो सेंडर हो चाहे वो रिसीवर हो, फिजिकल कंस्टेंट, जब हम फिजिकली इफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल बैरियर्स। वी सी अगेन कि फिजिकल बैरियर्स कैन मेक इट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। जब फिजिकल बैरियर्स हमारे सामने होंगे तो कहीं ना कोई समस्या सामने, एक कॉम्प्लिकेशन खड़ा हो जाता है और हम उस बातचीत को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। वही बात यहाँ कही जा रही, फिजिकल बैरियर्स कैन मेक इट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली।
these are ड्यू टू द नेचर ऑफ एनवायरमेंट। ये एनवायरमेंट जो हमारे सामने है उसका नेचर भी हो सकता है, वैसी प्रकृति हो सकती है, या जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है इन बिजनेस दिस कैन हैपन व्हेन अ कंपनी ओपन्स अ मल्टीपल फिजिकल लोकेशन एंड नीड्स देयर एम्प्लॉयज इन दोज डिफरेंट लोकेशन टू वर्क टुगेदर। अब आप सोचिए, विचार करिए कि बिजनेस फील्ड में कोई कंपनी है, ठीक है, वो ये उसके मन में ये विचार है, वो चाहती है कि हम मतलब जो एम्प्लॉयज हैं वो एक साथ मिलकर काम करें। लेकिन समस्या क्या है यहां पर, देखिए जैसा कि आपने देखा है कि कंपनी ओपन्स मल्टीपल फिजिकल लोकेशन, उसने कई सारे लोकेशन पे अपनी कंपनी को खोल रखा एंड नीड्स देयर एम्प्लॉय इन दोज डिफरेंट लोकेशन टू वर्क टुगेदर, और उसकी ये इच्छा है कि सब लोग मिलकर एक साथ काम करें। तो कैसे कर पाएंगे जब वो यहाँ बैठा हुआ है, रमेश यहाँ बैठे हुए, दिनेश वहाँ बैठे हुए, सुरेश वहाँ बैठे हुए, दूरी बनी हुई है, कई प्रकार की कई बाधाएं बीच में आ सकती हैं एक साथ काम करने की जो इच्छा है हमारे मालिक की। तो हम कैसे इस बात को सत्य साबित कर दें कि हम एक साथ मिलकर एक अच्छे रूप से कार्य कर सकते हैं। कोई ना कोई बाधा तो सामने आएगी ही, और इसी प्रकार की बाधाओं को हम लोग फिजिकल बैरियर्स के रूप में देखते हैं। फिर वो कौन से कारण हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हम ये जो हमारा फिजिकल बैरियर्स है होता है। तो देखिए सबसे पहले तो नॉइस, अगर किसी प्रकार की कोई भी नॉइस कहीं से उत्पन्न हो रही, किसी भी रूप में उत्पन्न हो रही है, तो डिस्ट्रैक्शन तो होता ही होता है। आप सोचिए, विचार करिए एक बार, जब हम सुबह पूजा कर रहे होते हैं, पूजा करते समय हमारे विचारों में कितनी शुद्धता होती है, हम ईश्वर की आराधना वंदना स्तुति कर रहे होते हैं, उसी समय ठीक आपके बगल में यदि किचन है, कुकर प्रेशर की सीटी आ जाए, आपकी माँ ने आपको आवाज़ दिया, बाहर कोई आया उसने नॉक किया, या बच्चा चिल्लाने लगा, या टीवी चल गई, तो इतने अच्छे विचारों में होते हुए भी, इतना डेडिकेशन के साथ जब हम ईश्वर की स्तुति वंदना कर रहे हैं, उसी समय कोई आवाज़ थोड़ी भी हो जाती तो हम फिर भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो नॉइस का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। हम कितना भी कहें कि हमें प्रभाव नहीं पड़ता है, बट माय डियर, द मोमेंट वी से कि इससे मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे ही मैंने कहा आई डोंट केयर मीन्स यू केयर। प्रभाव नहीं पड़ता है मीन्स प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिए, सोचने वाली बात है यहाँ पर। फिर दूसरा कारण है वीक आई साइट। यदि हमारी निगाह कमज़ोर है, या जहाँ कहीं भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते समय यदि हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं और ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो अर्थ का अनर्थ होता है। लिखा कुछ है और हम पढ़ कुछ रहे हैं, कभी ये तो निगाह कमज़ोर होने की वजह से, या लाइट फैसिलिटी कम है, तो इससे भी फिजिकल बैरियर होते हैं। फैक्टर कॉजिंग फिजिकल बैरियर्स में नेक्स्ट है कि फिजिकल डिस्कम्फर्ट एंड डिस्ट्रैक्शंस। फिजिकल डिस्कम्फर्ट, जब फिजिकली हम कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं और हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ध्यान दीजिए, फिजिकल डिस्कम्फर्ट डिस्ट्रैक्ट बोथ द सेंडर एज वेल एज द receiver. Either of them may be feeling too hot or too sick to concentrate upon an oral written message which is to be transmitted or to be received. मतलब उनमें से कोई भी, या देखिए वहाँ ये तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, either of them may be feeling too hot or too sick, या कोई अपने आप को बीमार फील कर रहा है, to concentrate upon the topic, हमारे सामने जो भी टॉपिक है उस पर हम ठीक से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो हमारा ओरल फॉर्म हो या रिटन फॉर्म हो, विच इज़ टू बी ट्रांसमिटेड और टू बी रिसीव्ड। तो कहीं ना कहीं फिजिकली डिस्कम्फर्ट की वजह से मतलब हम बीमार हैं, एक तो पहली बात। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा गर्मी है वातावरण में, तो हम फिजिकली डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से सही मैसेज हमारे पास नहीं पहुंच पा रहा है, हम उलझन में हैं, तो हम आपकी बात को ठीक से स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको बोलते हैं फिजिकल डिस्कम्फर्ट एंड डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि कहीं ना कहीं बैरियर का रूप तो ये ले ही लेता है जो भी हमारी फीलिंग्स हैं। फिर है माल फंक्शनिंग ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस। यदि हम कॉलर माइक से, सपोज करो अभी मैं लेक्चर कॉलर माइक की हेल्प से दे रहा हूँ या लाउड स्पीकर की हेल्प से दे रहा हूँ, अचानक उसके सेल कमज़ोर पड़ जाएं और हम जो आपसे बातचीत कह रहे थे, वो बातचीत जो एक अच्छी गति के साथ आपके सामने पहुंच रही थी, एक अच्छी स्पीड से आपके सामने पहुंच रही थी, वो नहीं पहुंच पा रही है। जब हमारी बातचीत आपके पास तक पूर्ण रूप से आपको मीन्स आप सुन नहीं पा रहे हैं, जो भी मैं लेक्चर दे रहा हूँ या जो भी मैं बोल रहा हूँ या जो भी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, यदि आप सुन नहीं पा रहे हैं, तो आपके लिए तो सिंपल वही सी बात है कि हमारा मुंह चल रहा है, आप बस यही देख पा रहे हैं और ठीक से हम क्या कह रहे हैं ये आप समझ नहीं पा रहे हैं।
देखिए वही ये बात यहाँ पे कहेगी, एनी स्नैक मतलब डिफिकल्टी डेवलप्ड इन कम्युनिकेशन डिवाइसेस सच एज टेलीफोन, इंटरकॉम, सेल फोन, माइक और कंप्यूटर कैन कॉज मैकेनिकल बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हो सकता है हम बातचीत आपकी सुन रहे हैं लेकिन फिर भी सेल की वजह से आवाज़ वीक पड़ गई है, तो मुझे और ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है और अपने ध्यान को केंद्रित करना पड़ रहा है कि आप कह क्या रहे हैं एक्चुअल में। तो इस ध्यान के दौरान भी हो सकता है बहुत सारे आपके आइडियाज़, आपके द्वारा कही गई बातों को हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। एक दो आइडिया भी यदि मिस हो गया तो पूरा पूरा सुनना भी हमारा व्यर्थ हो जाता है। तो इसलिए इस प्रकार की जो बाधाएं होती हैं ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ये भी एक बैरियर का काम करती हैं टू अवर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब बात है कि हाउ टू ओवरकम, आखिर हम कैसे इसको ओवरकम करें, कैसे इन चीज़ों से बचें, कैसे अपने आप को सेव कर सकें। तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं इन चीज़ों से बचने के लिए, बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं कैसे बचा जा सकता है, लेकिन कुछ निम्न है जो हमने सामने आपके लिखे हुए हैं, थोड़ा इस पे ध्यान केंद्रित करते हैं। टू बी अपडेटेड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। अब देखिए हम क्लास में पढ़ाने गए, स्मार्ट बोर्ड की हेल्प से हम पढ़ा रहे हैं, अचानक उसमें कोई फॉल्ट आ जाए। अब स्मार्ट बोर्ड को हम बस खोलना और बंद करना जानते थे, अब कोई टेक्निकली कोई फॉल्ट आ गया तो हम कह रहे हैं टेक्निकली हम साउंड नहीं कर रहे हैं, तो ऑडियंस तो सामने बैठी हुई है, वहाँ एक बोर्डम सिचुएशन प्रिवेल हो रही है, ऑडियंस कहीं ना कहीं बोर हो रही है, बोर से धीरे धीरे एंगरसम की तरफ या हाइपर हो रही है, और हम स्मार्ट बोर्ड पे लगे हुए हम कुछ ठीक ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम जिस किसी भी फॉर्म में है या जिस किसी फॉर्म में अपना प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं या हम कहीं बातचीत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोशिश करें कि लेटेस्ट चीज़ों से हम अपडेट हों ऐसे समय पर। नहीं तो बहुत ही कंडीशन एक तरीके से आप देखिए तो शर्मसार हो जाता है, हो जाती है और हम बहुत बैड फीलिंग में आ जाते हैं, हम एम्बेरस्ड हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है चूजिंग अ सुटेबल एनवायरनमेंट। आपके अकॉर्डिंग यदि रूम में बहुत तेज एसी लगी हुई है, बहुत आपको ठंड लग रही है, तो कहीं ना कहीं आपका लेक्चर, आपका प्रेजेंटेशन प्रभावित हो रहा है। तो हमें चाहिए कि हम एक सुटेबल एनवायरनमेंट में काम करें जो हमको सूट करे, हमको फिट करे, उसके हिसाब से। रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स, कोशिश करिए जब आप अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या अपनी बातचीत कर रहे हैं तो जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं पहले से ही उनको दूर करने का प्रयास करिए, तो हमारे लिए बहुत सही रहता है। फिर सेल्फ मोटिवेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। यदि हम में सेल्फ मोटिवेशन है तो सेल्फ मोटिवेशन कभी कभी कहते हैं ना कि डूबती नाव को भी संवार देता है। यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास अधिक है, और विश्वास होना अच्छी बात है लेकिन अति विश्वास होना कहीं ना कहीं घातक हो जाता है। लेकिन फिर भी मोटिवेशन, अब देखिए सेल्फ मोटिवेशन ऐसा नहीं होता है कि रमेश आए, हमको कुछ उन्होंने बताया, हमको कुछ समझाया और हम मोटिवेट हो गए। मोटिवेट तो हम तभी होते हैं जब हमारे अंदर से वो भावना उत्पन्न होती है। जब वो भावना उत्पन्न होती तब हम जाके कहीं सेल्फ मोटिवेट होते हैं। एक गिलास पानी भी यदि हमें पीना है तो हम कहीं ना कहीं मोटिवेट हो रहे हैं। हमें आपसे कुछ बात भी कहनी है तो हम किसी न किसी मोटिवेशन के द्वारा ही आपसे वो बात कर रहे हैं। हमें लेटना है, सोना है, हंसना है, रोना है, कुछ भी है तो कहीं ना कहीं उस प्रकार का मोटिवेशन आपके मन मस्तिष्क में होता है, तभी आप सेल्फ मोटिवेट होते हैं। तो सेल्फ मोटिवेशन के हेल्प से आप अपने सामने आई हुई बहुत सारी बाधाओं को स्वतः ही दूर कर सकते हैं। आप सेल्फ से उसको दूर कर सकते हैं। बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी भी वर्क को करते समय स्वमूल्यांकन की बहुत सख्त आवश्यकता होती है। स्वमूल्यांकन मतलब सेल्फ इवैल्यूएशन, और सेल्फ इवैल्यूएशन एक ऐसा इवैल्यूएशन होता है जब आप इस बात को समझ लेते हैं कि हम में क्या कमी है, और एक बार आप अपनी कमियों को पहचान लेते हैं तो आप अपनी कमियों को दूर करने का भी प्रयास करते हैं। तो इसलिए सेल्फ मोटिवेशन पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जब हम किसी भी रूप को लेकर सेल्फ मोटिवेट हो जाते हैं, अगर हम नेगेटिव की तरफ मोटिवेट होते हैं या पॉजिटिव तरफ मोटिवेट होते हैं तो उन दोनों के वैसे ही परिणाम होते हैं। अब सिलेक्शन करना हमारा कार्य है कि हम नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं या पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं। पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे तो जितनी भी बाधाएं हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको रिमूव करने का प्रयास करेंगे, और नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो बाधाएं हैं, रहने दीजिए, ठीक है, जो से जैसे चल रहा है चलने दीजिए। इस तरह से कार्य नहीं होता है। हमें बाधाओं को दूर करने का ही प्रयास करना चाहिए। अब दूसरा बैरियर है, अभी तक हम लोग देख रहे थे फिजिकल बैरियर, अब हमारे सामने कल्चरल बैरियर। आप दूसरे कल्चर को बिलोंग करते हैं, हम दूसरे कल्चर को बिलोंग करते हैं, तो हम दोनों परम मित्र भी हैं, बहुत मित्र हैं, लेकिन फिर भी बातचीत करते समय, पूजा पाठ करते समय, रहते समय, खाते समय, उठते बैठते समय कुछ चीज़ें ऐसी हमारी ज़रूर होंगी कि वो जो डिफ़र करेंगी, वो जो डिफरेंस सामने आता है वो कहीं ना कहीं कल्चरल बैरियर का रूप लेता है। तो एक दूसरे को समझ पाना कभी कभी मुश्किल
सा भी हो जाता है। तो कल्चर्स प्रोवाइड पीपुल वेज ऑफ थिंकिंग, वेज ऑफ सीइंग, हियरिंग एंड इंटरप्रेटिंग द वर्ल्ड। अब सही है, स्पष्ट है, जैसा कि यहाँ कहा जा रहा है कि कल्चर प्रोवाइड पीपुल्स वेज ऑफ थिंकिंग। जैसे हमारा कल्चर है उस प्रकार से हमारी विचारधारा है, वैसे हम लोगों को देखते हैं। हमें बचपन में सिखाएगा चींटी मारना पाप है, तो आज भी हमारे सामने कोई चींटी आ जाती है, पैर पड़ जाता है, तो हम बोलते ओ माय गॉड प्लीज़ सॉरी मी, प्लीज़ सॉरी मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे हे ईश्वर मुझे क्षमा करें, मुझसे एक पाप हो गया, मुझसे चींटी मर गई, क्योंकि हमारे कल्चर ने हमको ये सिखाया है। एंड इंटरप्रेटिंग द वर्ड, और जिस कल्चर को हम बिलोंग करते हैं उसी के हिसाब से हम दुनिया को भी देखने लगते हैं कि ये वर्ड बिल्कुल वैसे ही है, ये दुनिया बिल्कुल उसी प्रकार की है। तो अब अगर आप डिफरेंट कल्चर के हैं तो हो सकता है आपके कल्चर में चींटी मारना पाप ना हो सकता है जिस रूप से हम दुनिया को देख रहे हैं आपका परसेप्शन कुछ और हो। तो इस तरह से कल्चर डिफरेंसेस आते हैं और ये कहीं ना कहीं बाधा का रूप ले लेते हैं। सिमिलर वर्ड्स कैन मीन डिफरेंट थिंग्स टू पीपुल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स इवन व्हेन दे टॉक द सेम लैंग्वेज। जैसा कि मैंने कहा कि हम दोनों परम मित्र भी हो सकते हैं और एक दूसरे का बहुत ध्यान रखने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन कल्चर डिफरेंसेस फिर भी सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक ऑब्स्टिकल के रूप में हमारे सामने किसी न किसी फॉर्म में आ ही जाते हैं। कौन से वेक्टर्स हैं जिनसे कि कल्चरल बैरियर होता है? पहला हम देखते हैं डाइवर्सिफाइड कल्चरल बैकग्राउंड, लैंग्वेज एंड एक्सेंट, बिहेवियर एंड नेचर, रिलीजन, क्रॉस कल्चर एनवायरनमेंट। डाइवर्सिफाइड कल्चरल बैकग्राउंड, हमारा बैकग्राउंड जो कल्चरल है बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। तब भी आप देखिए इस कंडीशन में ये कल्चर हमारा एक बैरियर का रूप ले लेता है, सिंस आई बिलोंग टू द डाइवर्सिफाइड कल्चरल बैकग्राउंड। सेकेंड वन, लैंग्वेज एंड एक्सेंट, हमारी भाषा अलग है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं कहूँ अगर मैं फ्रेंच लैंग्वेज में कहूँ जमापेल मीन्स जमापेल डॉक्टर मोहित कुमार तिवारी, मेरा नाम डॉक्टर मोहित कुमार तिवारी है। और मैं यही बात आपके सामने जब मैंने इस तरह से कहा तो आपने कहा ये क्या सर जमापेल क्या कह रहे हैं, जमापेल समझ में नहीं यही बात। हम संस्कृत में आपसे कुछ कह दें, जैसे संस्कृत में सपोज करिए आपको संस्कृत की नॉलेज नहीं है, आप संस्कृत बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम आपको अगर सुनाएं कि देखिए येषाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न करुणा न दानम त्रिमृतलोके भूये भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मैं आपको सिंपल सा मैसेज यहाँ समझाना चाह रहा हूँ, एक की आदमी को उसका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। यदि वो भटकता है तो वो इस पृथ्वी पर एक मृग के समान होता है जो वन एक खुशबू की ओर मुड़ता रहता है, जबकि कस्तूरी जहाँ से खुशबू आ रही उसकी नाभि में ही होती है। एक छोटा सा मैसेज में है तो ये बहुत बड़ा दोहा, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं डिस्कस करूँगा, बस इतना ही बता रहा हूँ। तो ये मैसेज अब आपकी समझ में ही नहीं आएगा। अगर मैं इसको आपकी भाषा हिंदी है या इंग्लिश है, उसमें मैं कहता हूँ कि बी वेरी क्लियर टूवर्ड्स योर ऑब्जेक्टिव, डोंट फॉरगेट योर ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें, लक्ष्य के बारे में सोचें, विचार करें कैसे उसको प्राप्त करना है, तो आपका भविष्य उज्जवल है। यदि आप लक्ष्य को भूलते हैं या किसी भी रूप से या किसी भी कारण से उससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना जो सोचा है आपने अपने भविष्य के लिए वो आप करने में असमर्थ हो जाते हैं, आप लक्ष्य विहीन हो जाते हैं। तो देखिए इस भाषा में आपको समझ में आ गया, संस्कृत में आपको समझ में नहीं आया, तो इसलिए कभी कभी लैंग्वेज और एक्सेंट प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली देखिए अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, इंडियन एक्सेंट, 2-3 एक्सेंट ऐसे हैं। एक्सेंट तो बहुत सारे हैं, संसार में जितनी भाषाएं हैं उतने प्रकार के एक्सेंट हैं। तो हम ये देखते हैं अमेरिकन एक्सेंट में जब मैं खुद स्वयं सुनता हूँ तो देखता हूँ कि कुछ वर्ड उनके अंदर ही रह जाते हैं, कुछ सामने आता है, कुछ गेस करके आदमी समझ पाता है। ब्रिटिश एक्सेंट में हम धीरे धीरे पकड़ने की कोशिश करते हैं ये क्या कह रहे हैं, कुछ हम समझ जाते हैं, कुछ फिर भी हम नहीं समझ पाते हैं। जबकि कहा यह जाता है कि जो इंडियन एक्सेंट है हमारा वो बहुत ही क्लियर एक्सेंट है, क्योंकि हिंदी में हम देखते हैं कि जिस प्रकार से हम बोलते हैं एज वी स्पीक दैट वी राइट, एज वी राइट दैट वी स्पीक, तो हमारा हिंदी एक्सेंट कहीं ना कहीं इंग्लिश एक्सेंट पे एक इम्प्रेशन आता है। उसका जब इम्प्रेशन आता है तो हम कहीं ना कहीं जब बोलने लगते हैं तो लोग कहते हैं आप गलत तरीके से बोल रहे हैं। OFTEN को अगर हम ऑफ्टेन पढ़ें तो गलत नहीं है, इंडियन एक्सेंट के हिसाब से हमने बोला, लेकिन ब्रिटिश एक्सेंट के हिसाब से वो ऑफेन है। अब ऑफेन कैसे है, फिर ऑफेन को जानने के लिए हमें फेनेटिक्स को जानना पड़ेगा। जैसे कि 44 साउंड्स होते हैं, जैसे कि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में, वैसे ही इंग्लिश साउंड्स होते हैं। एज पर ब्रिटिश एक्सेंट 44 साउंड्स हैं, जिसमें कि आपके 24 क्या हैं, 24 आपके कॉन्सोनेंट हैं और 20 आपके वॉवल्स हैं। वॉवल्स में
12 प्योर वॉवेल्स हैं और 8 डिप्थोंग्स हैं। अभी इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको बता रहे हैं। तो एक्सेंट की प्रॉब्लम हमको इस तरीके से आ जाती है कि हम उसके एक्सेंट को फॉलो नहीं कर पा रहे। ज़्यादा नहीं है, हम थोड़ा सा पूर्वांचल में चले जाएँ तो हेलो के बोलते। अब हम यहाँ को नॉर्थ को बिलोंग कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये हमसे किस प्रकार बात कर रहा है, के बोलते क्या होता है, हम अपमानजनक समझते हैं, जबकि वो वहाँ का रीजनल डायलेक्ट है, वहाँ वैसे बोला ही जाता है उसको। तो फ़र्क तो पड़ता है, एक्सेंट का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कभी कभी वो हमारे सम्मान में ही बात कर रहा है, लेकिन हम उसको अपमान में समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे कल्चर में वो है नहीं। जब हमारे कल्चर में वो है नहीं उस तरह से बोलना, तो हम उसको गलत समझ रहे हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, पंजाबी भाषा देख लीजिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हमारे सामने आती हैं कई प्रकार से। ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए थोड़ा ब्रीफ में ही आपको बता रहे हैं। जैसे कि रामायण में यदि हम जाएँ, जो हमारे दारा सिंह जी थे, जब इनको हनुमान जी का रोल मिला था, तो देखिए उसको, जो हमारी पुरानी रामायण है उसमें ये इनको प्रभु श्री राम को प्रभु बोलना होता था, तो उनका एक्सेंट कैसे, प्रभु। अब देखिए कुछ फ़र्क आया कि नहीं आया। तो एक्सेंट का, मदर टंग का फ़र्क तो आता है, हमारे रीजनल डायलेक्ट्स का फ़र्क तो आता ही आता है। तो हमें इन सब चीज़ों पर भी कभी कभी ध्यान देना चाहिए कि ये एक कल्चरल बैरियर का रूप ले लेते हैं। बिहेवियर एंड नेचर, फैक्टर्स कॉजिंग कल्चरल बैरियर में बिहेवियर और नेचर का बहुत स्वभाव होता है। आपका व्यवहार कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है। यदि आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, स्वभाव अच्छा नहीं है, तो ये एक कल्चरल बैरियर का काम हो जाता है। यहाँ भी रिलीजन में भी आप देखिए कि आपका रिलीजन क्या है, हिंदुइज्म है, हमारा रिलीजन क्या है, इस्लाम है। तो बहुत सी चीज़ें सामने ऐसी होती हैं कि जो आप कर रहे हैं वो हमारे रिलीजन में नहीं है, जो हम कर रहे हैं आपके रिलीजन में नहीं है। तो इस तरह से कल्चरल बैरियर्स डेवलप होते हैं। तो वही लास्ट में लिखा हुआ है, क्रॉस कल्चरल एनवायरनमेंट। तो ये हमारे वो फैक्टर्स हैं जिनसे कि कल्चरल बैरियर्स होते हैं। तो अब इनको हम देखें, कल्चरल बैरियर्स को, या कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, या हम कैसे कुछ भी प्रकार से, किसी प्रकार से कोशिश करके एक तरीके से कुछ तो लेस डाउन कर ही सकते हैं। तो यही है कि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी होती है तो ऐसे केस में हम देखते हैं कि यदि कोई बात हम आपकी एक अच्छी कही गई बात को भी अगर हम गलत समझ रहे हैं, तो फिर भी हम कहीं ना कहीं मन में विचार आ जाता, हो सकता है ये ऐसा ना कह रहे हो सकता है ये सही बात कह रहे हैं, हम ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम अपने में पुनः स्वमूल्यांकन करने लगते हैं आपके व्यवहार से, आपके नेचर से, कि आप तो ऐसे हैं नहीं। फिर अगर आप ये बात कह रहे हैं तो हो सकता है आप कोई अच्छी ही बात कह रहे हो जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से कल्चरल बैरियर्स को भी हम ओवरकम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं लैंग्वेज बैरियर, जब भाषा डिफ़र करती है, हमारी हिंदी है, आपकी संस्कृत है, पाली है, प्राकृतिक है, और स्पेनिश है, रशियन है, चाइनीज़ है। तो जब लैंग्वेज अलग अलग होती हैं, डिफ़र करती हैं, तो लैंग्वेज कहीं ना कहीं एक बैरियर का रूप तो ले ही लेता है। जैसा कि सामने लिखा हुआ है कि इनएबिलिटी टू कन्वर्स इन अ लैंग्वेज दैट इज नोन बाय बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर इज द ग्रेटेस्ट बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नो डाउट डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट। अगर डिफरेंट लैंग्वेज है, कई बार बच्चे क्लास में बोलते हैं, सर मैं इंग्लिश को ठीक से नहीं समझ पा रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं मैं उसको फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं देखिए लैंग्वेज बैरियर उस हम दोनों के बीच में, बच्चा पढ़ना चाहता है, टीचर पढ़ाना चाहता है, लेकिन लैंग्वेज को बच्चा पकड़ नहीं पा रहा है, तो ये लैंग्वेज बैरियर का रूप खुद ले लेता है, या हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहलाता है। तो हम क्या कोशिश करते हैं, हम बाइलिंगुअल हो जाते हैं, हम हिंदी इंग्लिश दोनों का प्रयोग क्लास में करते हैं। तो बच्चा दोनों को सुनने का प्रयास करता है, फॉलोअप को करने की कोशिश करता है, और फिर धीरे धीरे एक एनवायरनमेंट के साथ, एक एटमॉस्फेयर के साथ, अपने ऑब्सेशन के साथ वो लैंग्वेज को फिर समझने भी लगता है। लेकिन शुरुआत में तो बाधाएं आती ही हैं अगर उसको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है। दूसरा पॉइंट यहाँ कह रहा है कि व्हेन ए पर्सन यूज इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स वाइल कन्वर्सिंग और राइटिंग, बोलते समय, लिखते समय अगर उसके जो वर्ड्स यूज़ कर रहा है वो इनएप्रोप्रिएट हैं, इट कुड लीड टू अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। जाहिर सी बात है, इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स या लैंग्वेज तो कोई लाइक नहीं करेगा, कोई पसंद नहीं करता, चाहे वो बोलते समय हो, कन्वर्सेशन के दौरान हो, चाहे वो लिखते समय हो। तो हमें ध्यान देना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये बैरियर तो है ही है। अब वो क्या फैक्टर्स हैं जो ऐसा कॉज करते हैं, तो देखिए पहला है मल्टी लैंग्वेज, रीजन, इनएडुकेट वोकैबुलरी, इंटरप्रेटिंग डिफरेंसेस। तो बैरियर्स का रूप क्या लेता है, फैक्टर्स कॉजिंग लैंग्वेज बैरियर्स। तो पहला हमने देखा मल्टी लैंग्वेज, जिनसे कि
बैरियर लैंग्वेज के माध्यम से होते हैं। तो देखिए मल्टी लैंग्वेज क्या है। सपोज करिए फॉर एग्जांपल हमें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है, बहुत सारी मतलब अगर हम देखें तो हमें हो सकता है 3-4 भाषाओं का ज्ञान हो, ठीक है। तो हमें जिस भाषा में आपसे बात करनी चाहिए तो जाहिर सी बात है, उम्मीद तो अगला यही करता है कि आप उसी भाषा में बात करेंगे जिस भाषा में आपकी बात को समझ पाए। लेकिन अब हम डिफरेंट भाषा में बात कर रहे हैं जिस भाषा को आप नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि भाषाएं बहुत सारी विद्यमान हैं। उन भाषाओं को आपका ज्ञान है, आपका ज्ञान अच्छा है लेकिन मेरा ज्ञान अच्छा नहीं है, तो ये बैरियर है। ऐसे ही डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन में। अब देखिए जैसा कि एक सर्वे है कि आफ्टर एवरी 50 किलोमीटर्स आवर वे ऑफ स्पीकिंग चेंजेस। हर रीजन में कहीं ना कहीं एक बोलने का तरीका बदल जाता है, तो ये भी एक बैरियर का काम है। इनएडिक्वेट वोकैबुलरी, हमारी वोकैबुलरी, हमारा शब्दकोश बहुत अच्छा नहीं है। आपका शब्दकोश बहुत स्टैंडर्ड है, मेरा जनरल है। वही बात हम जनरल भाषा में यदि जनरल वर्ड्स का प्रयोग करके आप हमें समझाएं तो हम समझ जाएंगे, लेकिन आप स्टैंडर्ड वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, मीन्स उसको हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। हमारी उतनी लिटरेसी रेट नहीं है। आप कभी फुर्सत मिले तो पढ़िएगा, एक एसेइस्ट हैं जेबी प्रिस्टली, उन्होंने अपने एक एस्से में लिखा है, एस्से बाय नेम इन हिज मेकिंग राइटिंग सिंपल। मेकिंग राइटिंग सिंपल में जेबी प्रिस्टली जी ने इस बात को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि मैं लिखता हूँ अपने रीडर्स के लिए, अपने लिसनर्स के लिए। यदि वो हमारे एस्से को पढ़ें, थोड़ा बहुत भी पढ़ें तो उनकी समझ में आएगा, और यदि वो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो सुनकर भी वो हमारी बात को समझ जाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली राइटिंग का मतलब क्या है या स्पीकिंग का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप जो भी कहें हम आपकी बात को समझें। यदि हम समझ नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन नहीं हुआ। इसीलिए जेबी प्रिस्टली जी ने कहा है कि मैं अपने ऑडियंस के लिए पेन लेता हूं, अपनी राइटिंग को एक सरल भाषा में लिखने का प्रयास करता हूं। मैं हार्ड वे में लिख सकता हूं, स्टैंडर्ड वे में लिख सकता हूं, लेकिन उस लेखनी का क्या फायदा यदि पढ़ने वाला या सुनने वाला उसको समझ ही ना पाए। तो कभी टाइम मिलेगा तो इस पर भी एक डिस्कशन करेंगे। फिर इंटरप्रेटिंग डिफरेंसेस। सिंपल है, अगर हम इंटरप्रेट करेंगे चीज़ों को डिफरेंट फॉर्म में तो ये बाधा तो है ही है, बैरियर्स तो है ही है। तो अल्टीमेटली ये भी एक फैक्टर हो जाता है कॉजिंग बैरियर्स इन लैंग्वेज। अब इनको कैसे कम किया जा सकता है, तो देखिए स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। आप धीमे बोलिए और जो भी बोलिए क्लैरिटी के साथ बोलिए, स्पष्ट हो, आधी अधूरी बातचीत ना हो। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि आप यहाँ मत रुकिए। वो कुछ भी इसमें ले सकता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है आपकी बॉडी लैंग्वेज को, फेशियल एक्सप्रेशन को, आपके जेस्चर्स को, पोस्चर्स को रॉन्ग इंटरप्रेट कर ले वो और गलत समझ जाए। तो क्लैरिटी होनी चाहिए। आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। अगर बातचीत समझ में ना आए तो आप स्वयं उससे कहिए कि एक बार फिर से बात को बताइए, मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। फ्रिक्वेंटली चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के लिए बार बार थोड़ा सा चेकआउट करिए कि आपका कहने का मतलब क्या ये है, आपने यही कहा, आपका मतलब यही है, तो इससे और क्लैरिटी हो जाती है। बी स्पेसिफिक। और कहीं ना कहीं जनरल होने की आवश्यकता नहीं होती है। आप स्पेसिफिक रहिए, आप टू द पॉइंट रहिए, प्रिसाइज रहिए। चूज़ योर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। आपको किस भाषा में बात करनी है ये आपको चूज़ करना पड़ेगा, कि मीन्स अगला किस भाषा में मेरी बात को समझ सकता है तो उसी भाषा में बोलने का प्रयास करें ताकि आपकी बातचीत को अगला समझ सके। तो चूज़ योर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्टिवली, बी पेशेंट। और कभी कभी बातचीत करते समय हम बहुत सी बातों में इम्पेशेंट हो जाते हैं कि मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। यदि अगला समझ नहीं रहा है तो कॉम्पिटेंस लेवल में उसकी कमी है, लेकिन अगर वो समझ नहीं रहा है इसका मतलब आप कहीं ना कहीं उसको समझा नहीं पा रहे हैं, तो आपके कॉम्पिटेंस लेवल में भी कमी है। तो फोकस ऑन योर कॉम्पिटेंस लेवल ऑल्सो। अगर आपकी कॉम्पिटेंसी में कमी है तभी तो अगला आपकी बात को समझ नहीं पा रहा है। तो केवल ये कह देना कि अगला कॉम्पिटेंट नहीं है, ये उचित नहीं होता है। हमें भी बहुत सारे ऐसे तरीकों को अपनाना चाहिए जिससे अगले की बात समझ में आए। जैसे कि हमारे परिवार में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको हम कई प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं और कोशिश यही रहती है कि उसको समझाकर ही माने। हम बार बार प्रयास करते हैं जब तक वो समझ नहीं जाता है धैर्य के साथ। तो हमारे जनरल व्यवहार में भी पेशेंट का होना बहुत ज़रूरी। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मुझे अब अपनी बातचीत को यहाँ पर रोकना चाहिए
और उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे लेक्चर को एंजॉय किया है और आपकी समझ में भी लेक्चर आया है। फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।